हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेट नंबर 25 जो हमारे एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए है। आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इसमें हेल्प करेगा। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर जुड़ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको शेयर कर दी जाती है। जितने भी वीडियो लेक्चर्स पीडीएफ होती हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर की जाती है। मेरे साथ यहाँ पे 1,38,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। चैप्टर वाइज MCQ तो है ही हैं यहाँ पे, और एग्जाम को फोकस करके एसएससी, रेलवे एग्जाम को, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के एग्जाम को, और जितने भी डिफेंस एग्जाम है उनके फोकस करके मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस अलग से भी तैयार किए हैं। और इसके अंदर जो है विपिन 10 कूपन कोड यूज़ करना है, आपको डिस्काउंट मिलेगा। जीएस कोर्स जो हमारा पूरा का पूरा जो है थियोरी कोर्स है, इसमें हमने थियोरी डिस्कस करी है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हैं, और ये वाला कूपन कोड है, लगा के आप डिस्काउंट ले सकते हैं। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से करेंगे? दो जगह से आप कर सकते हैं। एक तो स्टडी आईक्यू ऐप के ऊपर, या फिर आप वेबसाइट से कर सकते हैं studiiq.com। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज के साथ नीचे दिखेगा आपको बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको तीसरे नंबर पे और जीएस कोर्स आपको चौथे नंबर पे नजर आ जाएगा। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मिलान करना है, मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं, आइसोहेल, आइसोहाइट, आइसोनेफ, आइसोनिफ। इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? आइसोहेल, आइसो मतलब क्या होता है? सेम। हेल हीलियो, हीलियोसेंट्रिक मतलब सन। आइसोहेल का मतलब जहाँ पे आपकी इक्वल सनशाइन होती है, तो ये बनेगा तीसरा पॉइंट। सो पहले तो देख लो तीसरा पॉइंट कहाँ पे लिखा है पहले का, तो ये सीधा ही सीधा आंसर निकला है आपका सी ऑप्शन, A3B1 C4D2। बट इसको छोड़ो, बट हम आगे बढ़ते हैं। आइसोहाइट, आइसो मतलब सेम, हाइट का मतलब रेनफॉल। रेनफॉल कॉन्सेप्ट आपका सेम होगा, 1 बनेगा। आइसोनेफ, आइसोनेफ होता है क्लाउड कवर, तो ये बनेगा फोर्थ ऑप्शन। आइसोनिफ, नेफ और निफ में कंफ्यूज नहीं होना, नेफ इज क्लाउड कवर और निफ इज स्नोफॉल, ये बनेगा दूसरा ऑप्शन। तो ये बनेगा जी आपका सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और हैं। आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब क्या होता है? सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर कंडीशन, ठीक है। और आइसोबार, आइसोबार इज सेम प्रेशर, आइसोबार इज सेम प्रेशर। क्लियर, याद रखना है ये सारी चीज़ें। तो आइसो से आपको सारी कंडीशंस क्लियर हो जाती हैं, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ये वो इलाके होते हैं जहाँ पे दो चीज़ें इक्वल हो, चाहे वो प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, ये रेनफॉल हो, सनशाइन हो, कुछ भी। जहाँ पे दो इलाके जहाँ पे सेम चीज़ें हो रही हों तो वहाँ पे आइसो वर्ड यूज़ करते हैं, बाकी आपका वो टर्म बन जाएगा। अगला देखते हैं, द बॉर्डर स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को कौन सी स्टेट्स जो एरिया शेयर करते हैं? ये है छत्तीसगढ़। यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी है, झारखंड भी है, उड़ीसा भी है, और आपका आंध्र प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, और मध्य प्रदेश भी है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो जी ऑप्शन कहाँ पे बनेगा। सो हियर इज़ द तेलंगाना, तेलंगाना भी शो करता है आपका। आंध्र प्रदेश तेलंगाना बन गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं डिवीज़न हुआ, बट अदरवाइज आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ठीक है। मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जुड़ते हैं, मध्य प्रदेश भी जुड़ रहा है। ये मैप गलती से पुराना डग गया, बट एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड है आपका, ठीक है, हियर इज़ द झारखंड। उत्तरांचल, उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उत्तरांचल, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद जो है मणिपुर, मणिपुर ये नहीं है, ये तो कहीं नहीं बनेगा, ये तो नहीं गलत बनेगा, ये बनेगा तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये बनेगा। सी ऑप्शन बनेगा, नॉट बी। उत्तरांचल कहाँ जुड़ रहा है? उत्तराखंड कहाँ जुड़ रहा है? उत्तर प्रदेश जुड़ रहा है, ठीक है। सो ये इलाके हैं आपके, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और जो छत्तीसगढ़ के अंदर एक कांगेर वैली नेशनल पार्क आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांगेर वैली नेशनल पार्क, आंसर इज सी ऑप्शन। ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताइए जो आपका हाई टेम्परेचर को मेज़र करने में हेल्प करता है। हाई टेम्परेचर, डैट इज़ पायरोमीटर, पायरोमीटर यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें कि सन का टेम्परेचर को मेज़र करना है तो वहाँ पे आपका सेम इंस्ट्रूमेंट है, बट वहाँ पे पायर हीलियोमीटर वर्ड यूज़ हो जाता है, ठीक है। और सरफेस टेम्परेचर सन का कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिए, सन की लाइट कितने टाइम में पहुंचती है हमारे पास? डैट इज़ 498 सेकंड में धरती के ऊपर। 498 सेकंड का मतलब 8 मिनट 18 सेकंड में हमारे धरती के ऊपर पहुंच जाती है, ये याद रखना है। थर्मोग्राफ की बात करते हैं। थर्मो मतलब
हीट, ग्राफ मतलब ग्राफिकल इमेज, आपकी हीट की जो है ग्राफिकल इमेज। थर्मोमीटर जो आप टेम्परेचर मेजर करते हैं। पीडोमीटर, पीडोमीटर क्या होता है, जो आपका नंबर ऑफ स्टेप्स कि कितने आपने चलें, आपने स्टेप्स कितने चलते हैं, तो वो होता है पीडोमीटर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूँ, थर्मोमीटर में हम मेनली क्या यूज़ करते हैं, मरकरी यूज़ करते हैं। ठीक है, मरकरी, मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। अब मरकरी जो जम जाता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जम जाता है। जब -39 डिग्री के ऊपर जम जाएगा तो अगर मुझे -40 -50 मापना हो तो मैं कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करूँगा, एल्कोहल थर्मोमीटर, ये याद करना। और मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी Hg सिंबल होता है। मरकरी की जो कंजम्पशन से आपको मिनीमाटा डिजीज़ हो सकती है। और दूसरी बात जो है मरकरी से की और कौन सी है आपकी, सिनाबार, ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम जो है हमारे देश में कौन से 5 ईयर प्लान में लॉन्च हुआ था। सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपका सामाजिक वानिकी प्रोग्राम हमने करना है। ये प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था, ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1976 में, 1976 में। जो आपका किसने स्टार्ट किया था, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। और इसमें क्या था एम, इसका एम क्या था कि जो फॉरेस्ट को काटा जा रहा था, फॉरेस्ट को काटा जा रहा था उसको बचाने के लिए, उसमें आपके जो प्लांट हैं उसको ट्री करने के लिए, ठीक है, जो भी आपकी अनयूज्ड लैंड है उसको ठीक करने के लिए जो है आपका उसको जो ठीक करने के लिए जो है आपका प्लांट करना इसका एम है। तो इसमें क्या है कि आपका इसका जो एम है वो क्या है कि जिसमें आपके जो आपकी प्लांटेशन है, जिसमें आपकी जो प्लांटेशन है उसको आपने रेज करना है, जिसमें आपका कॉमन मैन जो होगा जिसकी जो डिमांड होंगी जैसे टिम्बर, फ्यूल, वुड, इन चीज़ों को आपने अच्छे से करना है, और ताकि जो आपका प्रेशर जो है आपका रिड्यूस हो जाए फॉरेस्ट एरिया का, तो मतलब आपके ऊपर इतना बर्डन ना पड़े, तो वो होता है सोशल फॉरेस्ट्री। 1976 में किया था। और एक कौन सा 5 ईयर प्लान था, दैट इज़ फिफ्थ 5 ईयर प्लान, दैट इज़ फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 78 तक चला था, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के लिए हमारे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का एक स्लोगन दिया गया था। ये गरीबी हटाओ का स्लोगन किसने दिया था, इंदिरा गांधी जी ने दिया था। इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का स्लोगन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट्री वर्ड आ रहा है तो फॉरेस्ट्री 24.59% हमारे अभी फॉरेस्ट कवर है। मध्य प्रदेश सबसे एरिया में ज़्यादा है, अगर परसेंटेज वाइज कहें तो आपका मिजोरम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और हमारा फॉरेस्ट रिसर्च डिपार्टमेंट कहाँ पे है, देहरादून में। और देहरादून किसकी कैपिटल है, उत्तराखंड की। देहरादून में आपके सर्वे ऑफ इंडिया के भी हेडक्वार्टर हैं, और उसमें आपके देहरादून के अंदर सर्वे ऑफ इंडिया के भी हेडक्वार्टर हैं। और वन मोर थिंग इज़ सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर हैं, और जो है आपके एक है इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। आंसर इसमें थर्ड डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए जी, वॉल्केनोज हैं और यहाँ पे लोकेशंस हैं। वॉल्केनो और लोकेशन को आपको टिक करना है कि क्या इसमें आंसर बनेगा, डेट इज़ कटमई। सो कटमई जो है आपकी, ये किसके साथ संबंधित है, ये आपके अलास्का में है, ये बन गया जी। मायोन की बात करते हैं तो ये आपका फिलीपींस में है, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 1। चिम्बराजो जो है ये कहाँ पे है, डेट इज़ इन द एक्वाडोर, ये बनेगा सेकंड ऑप्शन। इनविजिबल रीफ जो हैं आपके इंडिया में देखने को मिलते हैं, ये थर्ड वन। 4123 यहाँ पे क्या बनेगा, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। इंडिया के अंदर जो अगर मैं वॉल्केनोज की बात करूँ, यहाँ पे 2 आपके हैं, बैरन आइलैंड, ठीक है, और एक है नारकोंदाम, याद रखना। और यहाँ पे जो बैरन आइलैंड है वो तो एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, और नारकोंदाम जो है वो है आपका डॉर्मेंट आपका वॉल्केनो देखने को मिलता है। और रीफ की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में जो कोरल रीफ हैं, कोरल रीफ वो आपके 4 जगह के ऊपर देखने को मिलते हैं, डेट इज़ इन द गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। A4 B1 C2 D3, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्टली मैच करना है कि कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट है, कौन सा मैच करेक्ट है। घटप्रभा प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे है, डेट इज इन द कर्नाटक, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। घटप्रभा प्रोजेक्ट इज इन द कर्नाटक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। यहाँ पे आपका बांदीपुर नेशनल पार्क है,
कुद्रेमुख है और बानेर घाटा है, ठीक है, ये सारे आपको नेशनल पार्क्स आपको याद रखने हैं। सो पहला ही ऑप्शन सही है। दूसरा बात करते हैं तीस्ता। तीस्ता प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश में गलत, तीस्ता प्रोजेक्ट है आपका सिक्किम में। सिक्किम में, सिक्किम को हमने राज्य कब बनाया था, ये हमारे देश का 22वां राज्य बना था 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में, याद रखिए। और सिक्किम जो है पहली ऑर्गेनिक स्टेट बनी थी हमारे इंडिया की, और सिक्किम जो है पहली ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट भी हमारे देश की बनी थी। और ये हो गया जी आपका, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में तो आपको पता है डेट इज़ जो आपका भागीरथी रिवर के ऊपर जो डैम है तहरी डैम, तो वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है। रामगंगा प्रोजेक्ट गुजरात के अंदर, रामगंगा प्रोजेक्ट आपका कहाँ पे है, डेट इज इन द उत्तर प्रदेश। रामगंगा प्रोजेक्ट सॉरी उत्तर प्रदेश कह रहा हूँ, उत्तराखंड में, नॉट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड में देखने को मिलता है। गुजरात के अंदर आपको याद रखना है सरदार सरोवर डैम, जो कहाँ पे है, नर्मदा रिवर के ऊपर देखने को मिलता है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट हरियाणा में, गलत है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, आपको याद रखना है, कालेश्वर नेशनल पार्क। सो हियर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो डैम्स हैं वो टेम्पल्स हैं मॉडर्न इंडिया के। डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये वर्ड किसने यूज़ किया था, डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये यूज़ किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, ये याद रखना है आपको। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। घटप्रभा प्रोजेक्ट कर्नाटक। अगला देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द अर्थक्वेक्स इज इन इंडिया अकर इन दिस रीजन। देखिए जो हमारे अर्थक्वेक हैं इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलते हैं। अर्थक्वेक क्या होती है, द शेकिंग ऑफ द अर्थ। यहाँ पे जहाँ पे आपकी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स जहाँ पे देखने को मिलती हैं, वहाँ पे ये देखने को मिलेगा, आपका अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है वहाँ पे हम उसको कहते हैं आपका फोकस कहा जाता है, ठीक है, और हाइपोसेंटर कहते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फोकस के ऊपर जहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, डेट इज कॉल्ड एपी सेंटर उसको कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ से स्टार्ट होगा डेट इज कॉल्ड फोकस। सो यहाँ पे जो है आपका खास करके अर्थक्वेक जो आते हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आते हैं सबसे ज़्यादा, और आपके हिमालयन बेल्ट में देखने को मिलते हैं। सो इंडियन प्लेट्स आपकी मूव करती हैं यहाँ पे, और इंडियन प्लेट्स और आपकी यूरेशियन प्लेट, एक्चुअल में इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट ये मूव करती हैं, जिसके कारण जो है आपको अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। अर्थक्वेक में आपकी दो चीज़ें मेज़र करी जाती हैं, एक तो इंटेंसिटी को मेज़र किया जाता है और एक आपका मैग्नीट्यूड को मेज़र किया जाता है। मैग्नीट्यूड को मेज़र करना है तो आपका जो है यहाँ पे स्केल होता है, डेट इज़ रिक्टर स्केल, ठीक है। इंटेंसिटी को मेज़र करना है यहाँ पे तो डेट इज़ मर्कली स्केल, मर्कली स्केल देखने को मिलता है। सो यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलेगा, डेट इज़ इन द हिमालयन बेल्ट। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। हिमालयस की बात करता हूँ तो हिमालयस आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इन इंडिया, वर्ल्ड यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। और हिमालयस की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी सबसे ऊंची हाइट कितनी है 8848.86 मीटर देखने को मिलती है। और हिमालयस का ओरिजिन कहाँ से देखने को मिला था, टैथे सी से देखने को मिला था, टैथे सी से। लक्षद्वीप जो है आपके कोरल्स देखने को आपको यहाँ पे मिलते हैं। दैट्स इट। और आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन, हिमालयन बेल्ट इज द करेक्ट आंसर, हिमालयन बेल्ट। द स्केल इज यूज टू मेजर द हार्डनेस ऑफ द मिनरल्स। मिनरल्स की खनिज की जो है हार्डनेस को मेजर करने के लिए, कठोरता को मेजर करने के लिए इसमें से कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा जो है स्केल यूज़ किया जाता है, डेट इज कॉल्ड मोहो स्केल। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, मोहो स्केल। और यहाँ पे ब्यूफर्ट स्केल लिखा हुआ है, ये विंड की स्पीड को रिलेट करता है, रेट विद द विंड स्पीड, ये मेजर करता है, ठीक है। और मर्कली स्केल अगेन आ गया आपका वही क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक को मेजर करता है, इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक को। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। यहाँ पे कुछ आपके लिस्ट है जी, और यहाँ पे दूसरी लिस्ट है, इसमें मिलान करना है कि इसमें कौन किसकी ओर है। मरकरी हमने डिस्कस किया था, मरकरी की जो ओर है वो है सिनाबार, ये बिल्कुल सही है, ये बनेगा तीसरा ऑप्शन। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का है आपका मेलाकाइट, ये भी बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन। सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर की है आर्जेनेटाइट, ये बनेगा वन ऑप्शन। मैंगनीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये बनेगा पायरोडोसाइट, ये बनेगा टू ऑप्शन। ये आपको याद करने हैं, ओर्स आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। 3412 इज द करेक्ट आंसर, 3412 यहाँ पे क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा। एक दो और आपको बताता हूँ, जैसे यूरेनियम की पूछा जाता है, यूरेनियम की क्या है, कार्नेलाइट, ठीक है। और दूसरी होती है आपकी पिच ब्लैंड, पिच ब्लैंड याद रखिए। पिच ब्लैंड किसकी ओर है, दूसरी थोरियम की भी ओर है, ठीक है। और आपको याद करनी है लेड की,
लेड की पीबी जिसे हम कहते हैं, लेड की है गैलीना, गैलीना। जिंक की याद करो, जिंक भी पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, कैलामाइट, ठीक है। और जिंक पायराइट, जिंक पायराइट ये याद रखना है आपको, जिंक की ये और हैं, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एल्यूमिनियम याद कर लो, एल्यूमिनियम क्या है, दैट इज़ बॉक्साइट, बॉक्साइट और कोरंडम, बॉक्साइट एंड कोरंडम याद रखिए। अब यहाँ पे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे देखो जी, मरकरी की बात करें तो मरकरी जो है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, मरकरी के सारे हमने फैक्ट्स याद कर लिए हैं। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ईजिली मतलब सस्ता होता है। कॉपर पहली मेटल डिस्कवर करी गई थी पूरे इंडिया में, और ये चालकोलिथिक पीरियड के टाइम पे करी गई थी, चालकोलिथिक एज में डिस्कवर करी गई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखते हैं जी, मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं जो आपके नहीं मिलते, कहाँ नहीं मिलते। मैंग्रोव फॉरेस्ट वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे आपकी डेल्टा फॉर्मेशन देखने को मिलती है, और आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में मिलते हैं, जो आपकी कोस्टल स्टेट्स हैं, जो आपकी कोस्टल स्टेट्स हैं वहीं पे आपको देखने को मिलते हैं डेल्टा फॉर्मेशन जहाँ पे होता है। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा हो गया, भितरकनिका नेशनल पार्क, ये ब्रह्मणी बैतरानी जो रिवर्स हैं यहाँ पे, गोदावरी कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है लक्षद्वीप में ये सॉरी नॉट लक्षद्वीप, वहाँ पे कोरल्स मिलते हैं, सो इधर भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कृष्णा रिवर के ऊपर और तमिलनाडु के ऊपर भितरकनिका मैंग्रोव्स देखने को आपको मिलेंगे। सो हियर आर द डिफरेंट जो है आपके मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। सो वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहे हैं, कावेरी तमिलनाडु वगैरह देखने को मिल रहे हैं, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन असम में देखने को नहीं मिलते। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। असम में एक आपका आइलैंड है, डेट इज कॉल्ड मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड जो है वो कौन सी रिवर द्वारा बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्रा द्वारा बनाया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जब ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे तिब्बत से च्यामयांगदंग ग्लेशियर से स्टार्ट होकर यहाँ से नामचा बारवा को क्रॉस करती है और अरुणाचल प्रदेश से क्रॉस करके जब असम में आती है तो इसको हम क्या कहते हैं, दिहांग रिवर कहते हैं। दिहांग रिवर यहाँ पे बहुत सारी नदियों से मिलती है, दिहांग हो गया, ठीक है, और दिबांग हो गया, और यहाँ पे सुबांसरी हो गया, सुबांसिरी, और लोहित रिवर हो गया। तो ये रिवर्स मिलती हैं और आपका मजूली आइलैंड बना लेती हैं, और ये हमारा रिवराइन आइलैंड है, ये याद रखना रिवराइन आइलैंड है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, असम। असम के अंदर जो है बिहू डांस फॉर्म है, सतरिया जो आपका क्लासिकल डांस फॉर्म है यहाँ पे, और असम के अंदर जो है आपके जो है डेट इज़ मानस नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है। लेकिन यहाँ पे मानस, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग ये आपके टाइगर रिजर्व भी हैं, दिब्रू साइकोवा अकेला नेशनल पार्क देखने को मिलता है यहाँ पे। आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, असम। अगला चलते हैं जी, इनमें से रॉन्ग पेयर बताना है कि कौन सा रॉन्ग पेयर है। रॉन्ग पेयर कौन सा है, प्रॉन के लिए ब्लू रेवोल्यूशन था, गलत। प्रॉन के लिए जो है पिंक रेवोल्यूशन था, पिंक रेवोल्यूशन, ठीक है, ये गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया। और ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए था, डेट इज फॉर द फिश प्रोडक्शन के लिए। एग्स के लिए सिल्वर रेवोल्यूशन सही है, मीट के लिए रेड रेवोल्यूशन ये भी सही है, फिश के लिए पिंक रेवोल्यूशन ये गलत है। मतलब ए और डी दोनों गलत हैं, ए और डी दोनों गलत हैं, और बी और सी दोनों सही हैं, ए और डी दोनों गलत हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, येलो रेवोल्यूशन याद कर लो, येलो रेवोल्यूशन फॉर द ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स के लिए था। ग्रीन रेवोल्यूशन याद करो, ये फूड ग्रेन्स के लिए था, फूड ग्रेन्स के लिए, ठीक है। वाइट रेवोल्यूशन फॉर द मिल्क, वाइट रेवोल्यूशन फॉर द मिल्क, ठीक है। येलो हो गया। ग्रे याद कर लेते हैं, ग्रे इज फॉर द फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ग्रे इज फॉर द फर्टिलाइजर्स, याद रखना है ये, ठीक है, ग्रे इज फॉर द फर्टिलाइजर्स। और गोल्डन रेवोल्यूशन इज फॉर द हॉर्टिकल्चर, बागवानी जिसे हम कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। लेकिन अगर पेपर में पूछा गोल्डन फाइबर ये होता है आपका जूट प्रोडक्शन के लिए, और जूट हमारे वर्ल्ड वाइड वेस्ट बंगाल में और इंडिया में वर्ल्ड वाइड बांग्लादेश में, और इंडिया में वेस्ट बंगाल में, और वर्ल्ड वाइड बांग्लादेश में मिलता है, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर रेवोल्यूशन एग के लिए था। अगर सिल्वर फाइबर पूछा, सिल्वर फाइबर, तो वो किसके लिए था, डेट इज फॉर द कॉटन, ठीक है। ब्लैक रेवोल्यूशन इज फॉर द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, ए और डी दोनों ही आपके गलत हैं, बी और सी दोनों सही हैं। चलिए जी अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, डेट इज इन द मालीगांव, डेट इज इन द गुवाहाटी असम में। मालीगांव गुवाहाटी के अंदर देखने को मिलता है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा।
शेरशाह सूरी जो है ये मार्ग किसको कनेक्ट करता है? शेरशाह सूरी जो देखो यहाँ पे लाहौर दिल्ली जो है क्रॉस करके यहाँ पे कोलकाता दिल्ली अमृतसर को यहाँ पे चला जाता है। डेट इज़ कॉल्ड आपका कोलकाता से स्टार्ट होके यहाँ पे, ठीक है, शेरशाह सूरी ने बनाया था। और इसके अलावा यहाँ पे जो है दिल्ली से अमृतसर वाला जो पार्ट है ये भी इन्होंने बनवाया था। ये जीटी रोड है एक्चुअली, ये कोलकाता से आगे तक, ठीक है। और शेरशाह सूरी मार्ग जो है कनेक्ट करता है दिल्ली से अमृतसर। आंसर इसमें ये बनेगा। ऑलरेडी कोलकाता से ही है ये, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ से देखने को मिलता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जीटी रोड है और जो शेरशाह सूरी मार्ग है आपका दिल्ली टू अमृतसर वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं NH1 जिसे हम कहा जाता है NH1। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, शेरशाह सूरी के बारे में बात करें तो शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नेम क्या है? फरीद था। फरीद इनका ओरिजिनल नेम है। और उसके बाद जो है शेर खान का टाइटल मिला था इनको, बाबर खान लोहानी ने टाइटल दिया था। सासाराम बिहार के अंदर जो है इनका टॉम है। और इन्होंने पुराना किला जिन्हें हम ओल्ड फोर्ट कहते हैं दिल्ली के अंदर इन्होंने बनवाया यमुना रिवर के किनारे के ऊपर। और इनके टाइम पे जो है पद्मावत पुस्तक लिखी गई थी जिसमें आपके रानी पद्मिनी जो राणा रतन देव जी की वाइफ थी और जो है राणा रतन देव जी के बारे में, और प्लस अली गुरशप मतलब जो आपके जेट इज़ अलाउद्दीन खिलजी हैं उनकी पूरी कहानी है पद्मावत में। मूवी भी देखी होगी। और ये बुक लिखी गई थी किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई थी ये। और इन्होंने जो है जो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और पूरा 15 साल रूल किया पूरे इंडिया के ऊपर। इन्होंने हराया था चौसा की लड़ाई में, बैटल ऑफ चौसा 1539 में, और बैटल ऑफ बिलग्रिम की लड़ाई में। बिलग्रिम की लड़ाई को हम और क्या कहते हैं? कनौज की लड़ाई भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और 1540 में हराया था। दोनों लड़ाइयाँ जो हैं शेरशाह सूरी जीता था, हुमायूं हारा था। हुमायूं का रूल 1540 से 1555 खत्म हो गया, यानी कि मुगल एम्पायर 15 साल के लिए खत्म हो गया था और सुर एम्पायर देखने को मिला था। सुर एम्पायर हमारे देश में दूसरी अफगान डायनेस्टी है और पहली अफगान डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी, ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने रुपया नाम का जो है रुपया सिक्का जारी किया था। तो रुपया जो है आजकल आपकी मॉडर्न करेंसी है। तो आंसर इसमें बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं जी, मुरा टाइप ऑफ कैटल बिलोंग्स टू। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करके आएंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि मुरा टाइप ऑफ कैटल जो है ये किसके साथ बिलोंग करते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, रेजिडुअरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन आर इंटरेस्टेड टू। कि आपका भी दिमाग थोड़ा सा चलना चाहिए ना कि मैं ही ना पढ़ाता जाऊँ, थोड़ा सा आप भी देखो कि क्या क्वेश्चन है। रेजिडुअरी पावर मतलब रेजिडुअरी कह सकते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ भी इसको कह सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ हैं लेजिस्लेशन की, वो किसके द्वारा होती हैं? देखिए ये लिस्ट क्या होती है? सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है। सेंटर में सेंटर कानून बनाएगा, स्टेट में स्टेट कानून बनाएगा और कंकरेंट लिस्ट में सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। अगर हम बात करें कि इन तीनों में कोई लिस्ट में कोई कानून नहीं है जिसके ऊपर कानून नहीं बनाया जा सकता, मतलब अभी तक नहीं बना, तो वो हमेशा रेजिडुअरी लिस्ट में आता है। रेजिडुअरी लिस्ट में बोला गया है कि सारी शक्तियां जो होंगी वो पार्लियामेंट के पास होंगी। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। और आर्टिकल 248 के दौरान ये बोला गया है कि कभी भी पार्लियामेंट चाहे किसी भी चीज़ के ऊपर कानून बना सकती है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और एक रेजिडुअरी पावर विद द पार्लियामेंट और द सेंटर, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको, आप कह रहे हैं तो साइबर लॉ जो है हमारे देश में 2013 में तो पॉलिसी बनी है साइबर की पॉलिसी, ठीक है। तो लॉ तो उससे पहले था ही नहीं, तो वो हमेशा रेजिडुअरी लिस्ट में आएगा। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, द टर्म पॉलिटिकल पार्टी इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। जो पॉलिटिकल पार्टी टर्म है ये कौन सी चीज़ में संबंधित है? स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। ये गलत है, ये लैंड रिफॉर्म थी, लैंड रिफॉर्म के लिए आई थी जिसमें हमने जमींदारी प्रथा को खत्म किया था, ये तो गलत हो गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इनको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहली बार ऐड करी गई थी हमारे संविधान में पार्ट 4A और 51A के अंदर इन्होंने ऐड करवाई थी। 42 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किए गए थे आपके प्रेम्बल में। 5 सब्जेक्ट जो हैं आपके स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाले थे, एजुकेशन, फॉरेस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, वेट एंड मेजर्स। तो ये 5 चीज़ें थी जो आपकी 5 चीज़ें स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट में डाली थी, ये 42nd अमेंडमेंट में लिखी गई थी। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 की अगर हम बात करते हैं, मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी इस टाइम पे, जनता पार्टी की, और इन्होंने जो राइट टू प्रॉपर्टी वाली चीज़ है उसको हमने लीगल राइट बना दिया था और फंडामेंटल राइट से हटा दिया था। 44 अमेंडमेंट में ही लिखा गया था जो आपका एक रीज़न था इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते थे, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड हटा के इन्होंने आर्म्ड रिबेलियन वर्ड कर दिया था, सैन्य विद्रोह वर्ड कर दिया था। ये भी आपका गलत, ये भी आपका गलत। तो टर्म पॉलिटिकल पार्टी जो है ये कहाँ पे लिखी गई है, ये आपकी लिखी गई है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। क्यों लिखा गया है यहाँ पे? 52nd अमेंडमेंट है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या है? दल बदलने के विरुद्ध कानून, जो हमारा 10th शेड्यूल देखने को मिलता है, जिसमें एक बोला गया कि अगर पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी पर्सन, व्यक्ति जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है और अपनी पार्टी को चीट करता है तो उसके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग जो भी हाउस का चेयरमैन होगा उसको हटा देगा। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ ये इसमें लिखा गया है। और इसको मजबूत करने के लिए, 52nd अमेंडमेंट को मजबूत करने के लिए 91st अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका 2002 भी लिखा गया था। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2002 भी आपका बनाया गया था। और इसके अंदर जो है 91st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री और अपने मिनिस्ट्री में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने लोगों को रख सकता है? 15% ऑफ द लोकसभा सीटों के रख सकता है। और आपका ऐसे ही सीएम अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 15% ऑफ द जो है विधानसभा सीट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट रख सकता है। 91st अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन बनेगा, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। अगला देखते हैं, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो बताता है अडल्ट सफरेज के लिए, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात करता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति 18 या 18 प्लस होता है वो वोट कर सकता है। और राइट टू वोट उसमें हम कहते हैं, राइट टू वोट उसको कहा जाता है। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 326 में लिखा गया है। आर्टिकल 326, राइट टू वोट। कोई पर्सन 18 और 18 प्लस का हो वो इसमें एडल्ट सफरेज में आता है और वोट कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। पहले हमारी एज थी 21, फिर हमने करी 18। ये कौन सी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हुआ? 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 जो इंप्लीमेंट हुआ 89 में। इससे क्या हुआ? 21 साल से 18 साल वोट तो कर दी गई, और ये राजीव गांधी जी के टाइम पे किया गया। और उस टाइम पे हमारे सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर होते थे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, और इसके साथ 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर को भी ऐड किया गया था इसी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर, याद रखना। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। 51A आर्टिकल ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग, मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी। पहली बार हमने यूएसएसआर से, रशिया से हमने ली थी इसको। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से। पार्ट 4A में, पार्ट 4A 51A लिखा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अभी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11वीं ऐड हुई थी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा ऐड करी गई थी, याद रखिए। आर्टिकल 19 की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। 324 की बात करते हैं तो ये इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है, इलेक्शन कमीशन में। सो आंसर इसमें सी इज द करेक्ट आंसर, 326 इज द राइट वन। एट प्रेजेंट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, ये सेम क्वेश्चन आ गया। इसमें कितने हैं? 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं। अगेन पहले एक था जो हमने फिर 61st अमेंडमेंट करी तो उसके बाद जो है टोटल 3 हो गए। अभी हमने डिस्कस किया था एक्सप्लेनेशन में। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इलेक्शन कमीशन से 2 चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और एक आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। एक चीज़ याद रखना, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है ये सिर्फ 2 इलेक्शन करवाता है। कौन से? एक पंचायत के और एक म्यूनसिपैलिटी के। अगर आपका विधानसभा का इलेक्शन हो, विधान परिषद का इलेक्शन हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, जो है आपका लोकसभा का इलेक्शन हो, राज्यसभा का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वो सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ 2 इलेक्शन करवाता है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के। ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। 3 इलेक्शन कमिश्नर आर देयर। यूपीएससी एनुअली प्लेसेस इट्स रिपोर्ट शो। यूपीएससी आर्टिकल 312 के अंदर लिखा गया है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। ठीक है, और पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में लिखा गया है आपका 315 से 323 के बीच में। जो यूपीएससी है वो पब्लिक सर्विस कमीशन का पार्ट है जो सेंटर के अंदर बैठता है। ये जितनी भी ब्यूरोक्रेसी वाली चीज़ें होती हैं जहां आपके गवर्नमेंट एग्जाम आईएएस वगैरह के कंडक्ट करवाते हैं तो वो यूपीएससी के करवाते हैं। तो यूपीएससी जो अपनी रिपोर्ट देता है वो हमेशा पार्लियामेंट को पेश करी जाती है, पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट को देता है वो। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट को वो देता है, यूपीएससी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।
अब यूपीएससी के जो भी आपके चेयरपर्सन होते हैं वो 6 साल के लिए कार्यकाल होता है, 65 इसकी रिटायरमेंट एज होती है, दोनों में से पहले कोई भी हो जाए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि यूपीएससी के चेयरमैन का नाम क्या है। यूपीएससी के चेयरमैन का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अभी कौन है प्रेजेंट में। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज की। ऑल इंडिया सर्विसेज के फादर की बात करें तो वो हैं आपके वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, तो वो हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखिए, ठीक है। और यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज में अभी हमारे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस, क्लियर, ये तीनों आती हैं आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज में। अगर कल को कोई भी नई न्यू सर्विस अगर हम बनाते हैं तो आर्टिकल 312 द्वारा बनाई जाएगी। पहले राज्यसभा से बिल उठेगा, फिर लोकसभा जाएगा, फिर वो पार्लियामेंट के मतलब प्रेसिडेंट साइन करेंगे। इट मीन्स अगर न्यू सर्विस क्रिएट करनी है तो वो पार्लियामेंट क्रिएट करेगी, ठीक है, लेकिन वो बिल कहाँ से उठेगा, पहली बार वो राज्यसभा से बिल उठेगा। सो इसका आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट इज द राइट वन। अगला देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन है आपका स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में, कि हाँ आप राइट टू स्पीच है, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर लिखा गया है, आर्टिकल 91(a) के लिखा गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो आपका जो है फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है। ये आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो था वो 2002 का था, लेकिन अगर बात करी जाए एक्ट 2002 इनेक्ट कब किया गया था, मतलब कानून बनाया कब किया था, ये बनाया गया था 15 जून 2005 को ये बनाया गया था। लेकिन प्रेसिडेंट ने हाँ कब करी थी, प्रेसिडेंट ने हाँ करी थी 22 जून 2005, ठीक है। देखिए ये आपका लोकसभा राज्यसभा द्वारा बनाया गया है। 22 जून को प्रेसिडेंट ने एसेंट किया था, एसेंट मतलब हाँ ना करी थी प्रेसिडेंट ने, एसेंट मतलब प्रेसिडेंट ही करता है वो, ठीक है। और अगर हम बात करें लागू कब से किया गया था, कमेंस्ड बाय 12 अक्टूबर 2005। ये डेट्स याद रखनी है, पेपर में पूछी जाएंगी, कमेंस्ड कब किया गया था, और जो है इनेक्ट कब किया गया था। इनेक्ट आपका 15 जून को, हाँ एसेंट कब किया गया था 22 जून को, और एक्ट है आपका 2002 का, ये ध्यान रखना है। सो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, 12 से 35 नंबर तक आर्टिकल आते हैं, और जो है हमारे 6 फंडामेंटल राइट हमारे पास हैं। और हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमने यूएसएसआर से बोरो करी थी, अभी हमने बात करी थी 10 फंडामेंटल ड्यूटी 42nd अमेंडमेंट द्वारा, और 11th फंडामेंटल ड्यूटी 86 अमेंडमेंट 2002 द्वारा ऐड करी गई थी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने जो है आयरलैंड से बोरो किए हैं पार्ट 4 के अंदर, और जो है 36 to 51 नंबर तक आर्टिकल इसके आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो इसका एम है वो क्या है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, और इसमें क्या होता है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रोवाइड करना डायरेक्टिव प्रिंसिपल का उद्देश्य है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, फंडामेंटल राइट आर द करेक्ट वन। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो है कल 9 बजे हमारी क्लास आएगी, और प्लस कल रात को 9 बजे जो हमारी मैराथन क्लास होगी, तो देखना मत भूलें। और अभी जितना भी कोरोना के टाइम है तो थोड़ा सा आपको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा, बाकी जो है हमारे फेस के साथ मैं जल्दी ही आऊँगा, जैसे मैं दिल्ली वापस आ जाता हूँ, ठीक है। और ये है हमारे टेलीग्राम का लिंक, यहाँ पे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर अगेन डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। और 2 मेरे पेड कोर्सेज आते हैं, 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस करते हैं। अभी आपने MCQ डिस्कस किए मेरे साथ, तो हम चैप्टर वाइज यहाँ पे डिस्कस करते हैं सारे चैप्टर्स, ठीक है। अभी ये जो है 15 तारीख तक हमारा पूरा कोर्स जो है पूरा कंप्लीट हो जाना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक्स कुछ रहते हैं, वो कंप्लीट करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं पर्टिकुलर एग्जाम्स के ऊपर फोकस करूंगा इसी कोर्स में, जो हमारे SSC रेलवे का, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे यहाँ पे मैंने UPSC के क्वेश्चन बनाए हैं यहाँ पे, और डिफेंस एग्जाम के मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, तो वो क्वेश्चन आपको देखने हैं, ठीक है। तो ये आपका विपिन 10 कूपन कोड यूज़ करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं। और GS कोर्स जो है पूरा का पूरा हमारा थियोरी कोर्स है, और इस थियोरी कोर्स में आपका ये वाला कूपन कोड है, लगा लीजिए। अब आप इन कोर्सेज को कहाँ से ले सकते हैं, स्टडी IQ ऐप से ले सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट से ले सकते हैं studiiq.com। जैसे आप इसको ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, यहाँ पे होम पेज नजर आएगा, यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्स दिखेगा, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन, इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा 3रे नंबर के ऊपर, और GS कोर्स नजर आएगा आपको 4थे नंबर के ऊपर। जो भी कोर्स अच्छे लगते हैं आप परचेज कर सकते हैं। कोई डाउट हो, किसी भी टाइप का डाउट हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं सुबह 9 बजे।